प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। नाज़रीन, आज मुल्क गिर जो लॉकडाउन है उसमें 9 मई तक की तौसीह कर दी गई है। हुकूमत पर मुख्तलिफ हवालों से दबाव था। एक तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के नुमाइंदगान और डॉक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं पिछले 3 दिन से मुख्तलिफ शहरों में, और वो अपील कर रहे हैं, हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए और डॉक्टर्स की ज़िंदगी को ख़तरे में ना डाला जाए। और जाहिर है डॉक्टर्स की ज़िंदगी तभी ख़तरे में पड़ेगी जब बाकी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ेंगी। साथ ही साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान में वस्त जुलाई तक 2 लाख मरीज हो सकते हैं। कोरोना से मुतासर लोगों की तादाद 2 लाख तक पहुंच सकती है। अब ये भी एक परेशान कुन बात है। तो हुकूमत एक तरफ तो कन्फ्यूजन का शिकार थी। इमरान खान साहब इस बात का बार बार इजहार करते रहे हैं कि जो कारोबारी तबका वो मुतासर हो रहा है। स्मार्ट लॉकडाउन की बात होती रही कि लॉकडाउन को स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल हुकूमत ने अब फैसला किया है कि 9 तारीख तक, 9 मई तक ये लॉकडाउन बढ़ा दिया जाएगा। इस पर तो हम प्रोग्राम के दूसरे से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो हम प्रोग्राम जिससे आगाज़ में करना चाहूँगा वो ये है कि पूरी दुनिया में तेल की खपत कम हो गई और उसकी वजह से तेल की मार्केट जो है वो क्रैश कर गई। तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा कम हो गई क्योंकि तेल की डिमांड कम हो गई और तेल की सप्लाई उतनी ही रही जितनी कि रूटीन में आ रही थी। उसकी वजह से पिछले दिनों में हुआ ये कि तेल रखने की जगह ना रही। मुख्तलिफ ममालिक के पास, ख़ासतौर पर अमरीका में भी जो रिजर्व्स थे जहाँ पर तेल स्टोर किया जाता था वहाँ पर जगह ना रहने की वजह से और वो जगह जो हैं वो महंगी हो गई और तेल की अपनी कीमत कम हो गई। उसकी वजह से मार्केट ही क्रैश कर गई। अब कुछ मुल्कों ने इसका फ़ायदा भी उठाया, खासतौर पर चाइना और इंडिया की हम बात करें तो उन्होंने स्पॉट बाइंग की। कुछ अमेरिका ने भी ये किया, अपने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उसमें इजाफा कर लिया। और मुख्तलिफ ममालिक ने, ख़ासतौर पर चाइना और इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने स्पॉट बाइंग करके अपने जो रिजर्व्स हैं उनकी तादाद डबल कर ली। लेकिन पाकिस्तान क्या ऐसा कर पाया? क्या पाकिस्तान तेल की कीमतें कम होने से फ़ायदा उठा पा रहा है? और जो अपोजिशन पाकिस्तान में बार बार ये मुतालबा कर रही है कि तेल की कीमतें कम करके पेट्रोल यहाँ पर 50 रुपये लीटर होना चाहिए, आने वाले दिनों में क्या यह मुमकिन है? इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। मेरे साथ शाहिद सत्तार साहब मौजूद, एनर्जी एक्सपर्ट हैं और साबिक मेंबर प्लानिंग कमीशन है। शाहिद सत्तार साहब बहुत शुक्रिया। जी ए साबरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम। जी ए साबरी साहब आपको भी खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया। सदाकत अली बाज साहब मुझे ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। और इरशाद अहमद आरिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ेकार हैं। शाहिद सत्तार साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान फ़ायदा उठा रहा है इस सूरत हाल से जैसा कि कुछ ममालिक उठा रहे हैं? जी, पाकिस्तान में 2 मामलात हैं। एक तो ये कि हमारे पास तेल ज़ख़ीरा करने की टोटल 14 दिन की सलाहियत है, और दूसरा ये कि जो हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ऑयल एंड गैस की, वो भी हम उसकी कीमत पे भी नज़रसानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जिन मुआहदों के तहत वो कीमतें तय हुई हैं उनमें उनके तहत उनकी कीमतें आलमी सतह से कहीं ज़्यादा हैं। तो जब तक आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन को भी नहीं देखते और उसकी कीमतें भी दोबारा तय नहीं करते, तो बाहर से आप ला के तेल को कैसे सस्ता करेंगे या गैस को? अब मसला एक और हो गया है, क्योंकि तेल और गैस इकट्ठे प्रोडक्शन होती है, तो तेल बिक नहीं रहा, तो उसकी वजह से गैस में काफ़ी गैस फील्ड जो है बंद करनी पड़ी हैं हुकूमत को, जिसकी वजह से गैस सप्लाई में 25% तो नहीं 250 MMCFD की कमी है, और उसकी वजह से गैस लोड शेडिंग भी करनी पड़ी है गवर्नमेंट को। ये सारी चीज़ें जो हैं एक बहुत वसी री थिंकिंग की ज़रूरत है इनमें, और काफ़ी चीज़ें आपको असर नौ करनी पड़ेंगी। दुनिया बदल गई है। हकीकत तो ये है कि जी आपने जो पुराने थी चीज़ें जिस तरह चलती थी उस तरह नहीं चल सकती, तो पाकिस्तान उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकता, इसलिए कि पाकिस्तान के एक तो लॉन्ग टर्म मुआहदे हैं बाहर से सप्लाई के भी और डोमेस्टिक सप्लाई के भी, जिनमें हमने सॉवरन गारंटीज तक दी हुई हैं, और ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी और आइंदा के लिए आप जो लाहे अमल बनाएं। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान इन्हिसार कर रहा है फ्यूचर बाइंग पे, जो कि पाकिस्तान हमेशा से करता है। तो जी ए साबरी साहब, शाहिद सत्तार साहब ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के पास रिजर्व सिर्फ 14 दिन के होते हैं। इसका मतलब है कि हम उस तरह से स्पॉट बाइंग करके अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को नहीं बढ़ा सकते। तो पाकिस्तान इन्हिसार कर रहा होगा फ्यूचर बाइंग पे, और उसमें अगर आप 2-3 माह के बाद एक फिक्स प्राइस पर तेल खरीद लेते हैं और आने वाले दिनों में वो मजीद कम हो जाता है, तो एक तरह से वो फिर पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा। तो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं?
असदुल्ला साहब, मैं ये आपको यहाँ बताऊं कि देखिए ये जो हमारा है, ये तो इस वक्त जो सिचुएशन है ये शॉर्ट टर्म सिचुएशन है। हमें ये ख्याल करना चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये महीने के लिए है, 1.5 महीने के लिए, ज्यादा 2 महीने के लिए है। तो ये कोई परपेचुअल सिचुएशन नहीं है। एक तो पहली बात ये है। दूसरी बात, मैं अभी आपके सवाल की तरफ आऊंगा कि पाकिस्तान को क्या फायदा हो सकता है। वो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम ये चीजें देखें कि ये शॉर्ट टर्म की हम बर्बाद कर रहे हैं। आज अगर हम प्राइस कम कर देते हैं, जैसे असल में अनफॉर्चुनेटली हमारे एक ट्रेंड हो गया है कि ऑपोजिशन जो भी हो वो यही नारे लगा देती है कि कम, आज प्राइस कम करें तो ये पब्लिक के लिए तो फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जब महीने या 1.5 महीने के बाद जब ये प्राइस, क्योंकि ये बड़ा इंटरम अरेंजमेंट है और बड़ा वो है, जब ये 1.5-2 महीने के बाद प्राइस बढ़ेगी तो जितना आज पब्लिक गवर्नमेंट से खुश होती है उससे ज्यादा पब्लिक कल इसको गालियां देगी गवर्नमेंट को। तो मैं अब आपके सवाल की तरफ, लेकिन कम से कम साबरी साहब उसमें ये है कि 2 महीने का तो कम से कम रिलीफ मिल सकता है ना? नहीं, मैं आपके सवाल की तरफ, देखिए मैं प्रोफेशनली जवाब दूंगा। असदुल्ला साहब हैं जी जी, मैं एक है और क्या इकोनॉमिकल, देखिए जो फायदे की है जी, आपकी आवाज जी 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 जो फायदा है जी, जो फायदा है मैं उधर मैं बता रहा हूँ कि पब्लिक को क्या फायदा हो सकता है। बड़ा ये परसिस्टेंट फायदा होगा, 2 महीने के लिए फायदा नहीं होगा। ये देखिए आपको इस वक्त यह है कि मैं जो है, मैं अक्सर लोगों को ये कह रहा हूँ मुख्तलिफ फोरम्स पे कि आप बिल्कुल प्राइस ना कम करें, प्राइस रिटेन रखें और जो इसका जो रेवेन्यू आता है ये हम उसको सर्कुलर डेट का जो है हम ये 10 साल से पड़ा हुआ है ये पे कर दें। ये वो सूदखोर पठान की, माफ कीजिए मैं पठान उस एंगल से नहीं कह रहा, एक्चुअली गाँव से जब हम बचपन में थे कि सूदखोर पठान, ये वो वाला चीज है जो लीजेंड है, ये इसके ऊपर हो रही है। अगर हम ये सर्कुलर डेट क्लियर कर देंगे तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या फायदा होगा। देखिए गैस प्राइसेस में भी हमें फायदा होगा क्योंकि वहां पर ये ज्यादा जा रहा है, एनर्जी कॉस्ट कम होगी, एनर्जी इनपुट्स कम होगी, क्योंकि ये जो है ना जी कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट हो जाता है जब आपका आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स होती हैं। तो ये सारा का सारा लॉन्ग टर्म फायदा होगा। इसको समझाने के लिए जरूरी है पब्लिक को कि भाई ये क्या फायदा है। और मैं आपको यहाँ कहता हूँ कि मुल्क के लिए भी ये जो फायदा ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जब एनर्जी इनपुट कॉस्ट कम होगी तो ये उसको प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी कम होगी। इसी तरह जो है ना ट्रांसफर, क्योंकि ये जो अगर आप शॉर्ट टर्म आज करते हैं ना कि वो कर दिया हमने इतने 40 रुपए कम कर दिया, वाह वाह वाह, ठीक है, इसका आप ये देखिए कि पिछले 2-3 प्राइस रिडक्शन में देखें कि मार्केट में क्या इम्पैक्ट हुआ। मार्केट में बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम पब्लिक को समझा दें कि देखिए ये फायदा है, इसका हमारा ये 3 महीने के बाद ये जो इफेक्ट होगा, अगर आज हम पैसे इसके लिए कर रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि ये पैसे आप एग्जैक्टली सही चीज पे यूज करें। सही है, बिल्कुल सही। आप कह रहे हैं कि पैसे लोगों से ले लें और सर्कुलर डेट जो है वो उतार दें। मैं इस सब लोगों का जवाब सदाकत अब्बासी साहब से लूंगा, लेकिन इरशाद साहब आप भी जरा अपनी राय का इस पर इजहार कर दें। ये अगर आप उस मैकेनिज्म को जो यह फार्मूला पहले से हुकूमत ने बना रखा है कि आपकी जो पेट्रोल की कुव्वत जो कीमत खरीद है या आलमी मंडी से जिस कीमत पर आपको तेल मिल रहा है आपने उसके मुताबिक आगे बेचना है, अगर आप उससे ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको इजाफी टैक्स लगाना पड़ता है, इजाफी लेवी लगाना पड़ती है। तो ऐसी सूरत में हुकूमत सिर्फ यही कर सकती है कि अवाम से तयशुदा फार्मूले से ज़्यादा टैक्स ले और फिर रिलीफ ना दे कीमतों में। तो ये तो नाइंसाफ़ी नहीं होगी एक तरह से? नहीं सर, इस तरह नहीं। गुजारिश ये है कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये है कि हुकूमत के रेवेन्यू जो है वो भी कम हो गया है बहुत ज़्यादा। सिर्फ ये नहीं हुआ कि जनाब कारोबारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हुई हैं तो टैक्स कलेक्शन कम हो गई है, बल्कि बहुत सारे और एरियाज़ हैं जहाँ से हुकूमत कमा सकती थी लेकिन इस वक्त नहीं कमा रही। इसके मुकाबले में उसके अखराजात बढ़ गए हैं। अखराजात जारिया जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। वो आवाम को रिलीफ दे रही है, जो उसने पेमेंट्स करनी है बिजली के कारखानों को कैपेसिटी बेस पे वो उसने पेमेंट करनी है, बाकी तनख्वाहें वगैरह सब कुछ देना है, काम टकेगा नहीं हो रहा, अखराजात जो हैं वो पहले से ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो मेरा ख़्याल है ये बेहतरीन तजवीज़ यही होगी कि पेट्रोल की कीमतें अगर कम भी करनी है तो इतनी ज़्यादा कम ना की जाए कि हुकूमत का जो अपना रेवेन्यू है जो पहले ही बुरा हाल है, टैक्स कलेक्शन कम होने की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से, वो मज़ीद बदहाली का शिकार हो जाए। और फिर दूसरा जो है, मैं जब पहले कीमतें कम हो रही थी तो उस वक्त मेरा नुक्ता नज़र ये था कि एक हमने तजर्बा किया है इस मुल्क में गैस का, कि गैस को हमने जला दिया, उससे बिजली नहीं बनाई, उससे एनर्जी के जो फ़वाइद हासिल करने थे, कारखानों को देनी थी, कारखाने चलाने थे,
खाद के कारखाने चलाने थे वो नहीं किया, डायरेक्ट हमने गैस जलाई और उसका नुकसान ये हो कि गैस के रिज़र्व कम हो गए, गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। अब वही अवाम रोते हैं कि जी इतनी महंगी गैस हम क्यों खरीदें। अगर वही गैस उस वक्त अवाम को जलाने के लिए ना दी जाती बल्कि वो इनडायरेक्ट होती तो कौमी मईशत भी दुरुस्त होती, अवाम को भी डायरेक्ट फ़ायदा होता, उसका इनडायरेक्ट फ़ायदा होता लेकिन वो उसको डायरेक्ट फ़ायदा कहना। इसलिए पेट्रोल की कीमतें ये तो बता दिया माहिरीन ने कि जी हम बहुत ज़्यादा रिज़र्व नहीं रख सकते, रिज़र्व कैपेसिटी हमारी कम है, तो हम ये फौरी फ़ायदा नहीं उठा सकते कि जी हम अगले 6 महीने का ऑर्डर दे दें, 7 महीने का ऑर्डर दें, ये मुमकिन नहीं है। और इतना ज़्यादा भी हम नहीं ख़रीद सकते कि हम क्योंकि कंजम्पशन हमारे यहाँ भी तो कम हो गई है ना, ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही है, तो उसकी वजह से तो इसलिए बेहतर यही होगा कि हम उसको इस जो हमें कुशन मिल रहा है इससे फ़ायदा उठा के 2 काम करें। नंबर 1 तो ये है जो सर्कुलर डेट है उसको कम करने की कोशिश करें। दूसरा ये है कि ये जो हमारे पास पेट्रोल तेल वगैरह आता है उसको कारखानों में दे के उनसे रीनेगोशिएट करें कि आप रेट्स कम करें। अब आपको तेल हम सस्ता दे रहे हैं तो अब हम बिजली भी सस्ती करें और बाकी चीज़ें। राइट, सदाकत भाई साहब। सर, ऑपोजिशन तो मुसलसल ये मुतालबा कर रही है कि 50 रुपए लीटर पे पेट्रोल लेकर आएँ आप, तो क्या आप देखते हैं कि ऑपोजिशन का मुतालबा माना जा सकता है? हाँ सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया। मैंने बड़ी तफसील से सबकी बातें सुनी और मोस्टली बातें सारी एक जैसी कर रहे हैं कि ऑपोजिशन की डिमांड है कि चूँकि वर्ल्ड मार्केट में प्राइसेस एकदम से बहुत नीचे आ गई हैं तो हम लोकल मार्केट में भी तेल कंज्यूमर के लिए सस्ता कर दें। डिमांड है और मेरा ख्याल है इसमें लॉजिक भी है, लेकिन दूसरी तरफ आपने मुल्क भी चलाना है, तो क्या वो सारी कीमत आवाम को नीचे करने के बाद कल अगर तेल की कीमतें ये एक बहुत बड़ा डिप आया और कल दोबारा बढ़ भी सकती हैं, तो उसमें हमारे पे सारा आपका जो इंडस्ट्रीज है उसको एडजस्ट करना पड़ता है। लिहाजा कीमतें कम होंगी, कितनी होंगी ये फिर हमारे एक्सपर्ट डिसाइड करेंगे। जहां तक बात यह है कि हमारा फॉरेन सेक्टर जिसको हम उठाने की बड़ी कोशिश कर रहे थे और करंट अकाउंट के खसारे कम कर रहे थे, हमने जो अपने लिए तैयार किया था एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए प्लान बनाए हुए थे, टूरिज्म के लिए प्लान बनाए हुए थे और रेमिटेंसेस बढ़ाने के प्लान बनाए हुए थे फॉरेन सेक्टर में, बदकिस्मती से ये सारे बुरी तरह इफेक्ट हो गए। रेमिटेंसेस हमारे कम हो गए, बाहर हर दुनिया में लॉकडाउन है, हमारी यहाँ पे इंडस्ट्रीज, हमारी फैक्ट्रीज, हमारे कारखाने बंद हैं, लिहाजा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। ऑन दी अदर हैंड इम्पोर्ट बढ़ गया। आपके मुल्क में इस वक्त दवाइयों की या मेडिकल इक्विपमेंट की या आपके सेफ्टी इक्विपमेंट की, इसके अलावा दीगर जो आलात हैं चाहे वेंटिलेटर्स हों, उनकी डिमांड बढ़ गई। तो फॉरेन सेक्टर में जो हुकूमत ने बहुत अच्छी 1.5 साल में जो अचीवमेंट की थी वो इस कोरोना का शिकार होगी। अब मुल्क के अंदर क्या है कि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का एक सबसे बड़ा 144 अरब रुपए का एक रिलीफ का पैकेज दिया जा रहा है। लॉकडाउन की सूरत हाल है, हुकूमत की आमदनी ये बिल्कुल निल हुई हुई है, सारे कारखाने बंद हैं, दुकानें बंद हैं, आपकी ट्रांसपोर्ट बंद है। फ्यूल जब सस्ता होता है तो फ्यूल के बाद में जितनी हुकूमत को टैक्सेस आते हैं वो परसेंटेज बेस पे होते हैं, लिहाजा वो परसेंटेज भी वो भी टैक्स कलेक्शन कम होगी। तो इस मुल्क का निजाम चलाना है, लिहाजा मैं ये कहूंगा कि कीमत कम करें, लेकिन अगर जो कुशन है उस कुशन को इंडस्ट्री को रिवाइज करने में और पाकिस्तान के गरीब लोगों को उनका जो इस वक्त राशन का मसला है उसको हल करने में किया जाए, बजाय के 2-4 रुपए आप 2-4 रुपए पेट्रोल पे कम करेंगे उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये जो कीमतों में कमी वाली बात है इस पर मैं चाहूंगा कि आप गरीबों में बांटेंगे। शायद सत्तार साहब से भी इसकी राय लेना। शायद सत्तार, आपके ख्याल में ये पूरा जितना रिलीफ मिल रहा है एज इट इज आवाम को मुंतकिल होना चाहिए या इसको हुकूमत को रेवेन्यू पूरा इकट्ठा करके कहीं और इस्तेमाल कर लेना चाहिए? जी देखें, एक तो ये कि जैसे साबरी साहब ने कहा कि ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है और इसका जो आपको जो तरीकाकार बना हुआ है वो ये है कि आप 2-3 महीने का एक एवरेज प्राइस लेते हैं और उसके मुताबिक प्राइसिंग सेट करते हैं। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये कि जहां तक अब्बासी साहब का कहना है कि जी हुकूमत को भी चलाना है, वो भी बिल्कुल सही है। तो आपको हर चीज को एक तवाज़ुन में रखना बहुत जरूरी है। तवाज़ुन में रखने के लिए आप ये सारी रिलीफ आप उसको कीमतों में कमी में नहीं दे सकते। अगर वो आप कर देंगे तो हुकूमत तो वैसे ही बैठ रही है और बैठ जाएगी, बिकॉज इकोनॉमिकली तो इस वक्त सारी दुनिया बैठ रही है। जी हाँ।
तो मेरा नहीं है आप भी इत्तेफाक करते हैं, बाकी सभी मेहमानों का फिर इस पर इत्तेफाक हो गया कि कीमतें पूरी तरह से उतनी एज इट इज़ कम नहीं की जा सकती जी आलमी मंडी में कम हो रही हैं। मैं जी साबरी साहब और शाहिद सत्तार साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक मुख्तसर ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद हुकूमत ने डाउन किया है उस पर बात करेंगे। डॉक्टर्स के बड़े कंसर्न है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, फिर WHO ने बड़ा पाकिस्तान के हवाले से बड़ी खौफनाक किस्म की रिपोर्ट जारी की है, इस पर बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि रोज़ा जो है उसका कोविड-19 के साथ क्या रिलेशनशिप बनेगा, क्या रोज़ा रखने से क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होगी या बढ़ेगी, इस पर भी डॉक्टर साहिबान से बात करेंगे। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ प्रोग्राम के हिस्से में डॉक्टर राना जवाद असगर साहब मौजूद हैं, माहिर वबाई अमराज। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, और सदाकत अली अब्बासी साहब और इरशाद अहमद आरिफ साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं ही। मैं सबसे पहले डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, मुझे ये बताइए कि शहबाज गिल साहब ने कहा है, वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत सिंध कोरोना पर सियासत करने से थक गई तो उन्होंने डॉक्टर्स को आगे कर दिया। आप हुकूमत सिंध के कहने से सियासत कर रहे हैं सर, ये जो आप पे दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है? जी, एक बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया और उससे ज़्यादा आपका शुक्रिया कि आपने ये सवाल मुझसे पूछा। आप यकीन करें असद कि ये इतने लोग हमारे डॉक्टर्स परेशान हैं, दुखी हैं कि हमारे अगर इस तरह के हुक्मरान हैं गैर संजीदगी का बयान अगर देंगे, उनका बयान मैंने इत्तफाक से एक और चैनल पे सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स करप्ट भी होते हैं, डॉक्टर्स MS के लिए भागते हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनते हैं और डॉक्टर जो है ऐसा नहीं करते हैं। किसी ने उनसे सवाल किया तो ये एक बहुत अफसोस की बात है कि हम जितने भी डॉक्टर्स वहाँ मौजूद थे और हमने इमरजेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया था कि सिर्फ हमने अवेयर करना था कि हमें ख़दशा था कि रमज़ान में ये तादाद जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और सिर्फ हमने नहीं किया। और हमारे साथ जो है WHO भी कह रही है कि अब 2 लाख से ज़्यादा ख़तरा है कि पाकिस्तान में ये बीमारी फैल जाए। तो जब ये बीमारी फैलेगी तो अमवात के भी चांसेस हो जाते हैं। हमने सिर्फ रिक्वेस्ट की उलमा से और हम हुक्मरान से कि इसको जो है आप अपने जो मुआहिदा इसको वापस कर लें, क्योंकि जब केसेस कम थे तो 5 लोगों की जमात बनाई जा रही थी। अब जब केसेस बढ़ने शुरू हो गए तो आपने पूरा मस्जिद छोड़ दिया है, दुकानें खुल गई हैं, लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, एक पूरी एक नॉर्मल ज़िंदगी हो रही है जो कि ख़तरनाक है। हमने अपने खदशात का हमारा जो कंसर्न था वो शो किया, लेकिन हमें अफसोस की बात है, हम यहाँ ये पूछना चाहते हैं कि क्या जी अब जो लॉकडाउन का फैसला हुआ है 9 मई तक तोसी हुई है, उससे मुतमईन हैं आप? जी, मैं समझता हूँ कि देखें लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन सिर्फ मैं एक जुमला बता दूं कि सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने भी 15 से 20 मई की बात की है कि बहुत ज़्यादा ख़तरा होगा, पेशेंट बहुत आएगा। तो क्या ये गिल साहब या गुल साहब, क्या नाम है इनका, ये क्या हमारे वज़ीर आज़म साहब भी सियासत कर रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि अस्पताल भर जाएगा, या फिर ये WHO भी सियासत कर रही है? लेकिन चूँकि हमारे यहाँ लॉकडाउन मजाक हुआ है, अब अगर जो एक्सटेंशन की गई है, अगर ये एक्सटेंशन प्रॉपर एक्सटेंशन होगा तो शायद हमारे यहाँ ये जो फैलाव है बीमारी का ये कम हो सकेगा। मकसद सिर्फ ये है कि इस बीमारी के फैलाव को रोकना है, इसमें अवाम का बड़ा किरदार है। हम अवाम जब तक नहीं समझेंगे कि ये बीमारी कोरोना वायरस एक हकीकत है, तब तक इस बीमारी पे आप काबू नहीं पा सकेंगे। हुक्मरान का एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, तमाम सूबे के साथ मिलके एक पॉलिसी पे इख्तियार करें, टेलीविज़न पे पॉलिसी ना बनाए। जब तक ये एक पॉलिसी नहीं बनेगी एक कमरे में बैठ के, मैं नहीं समझता, और स्टेक होल्डर्स को जरूर शामिल करें अपने मीटिंग्स में ताकि पॉलिसी एक बने। और ये हेल्थ की पॉलिसी है, ये एक हेल्थ का राइट सर। मुझे अब्बासी साहब से, अब्बासी साहब ये जो अब तोसी हुई है ये लॉकडाउन में तोसी हुई है, ये स्मार्ट लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन में क्या फर्क होता है अब्बासी साहब? बहुत शुक्रिया। एक तो मेरा ख्याल है रमज़ान शुरू हो गया है तो पूरी कौम को और पूरे आलम इस्लाम को रमज़ान की सातें मुबारक हों। मैं अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से सबको कौम को मुबारकबाद दे देता हूँ। अब अगली बात ये कि डॉक्टर साहब जो है ये ज़ाहिर है ये हमारी
इस सारी बीमारी में फ्रंट लाइन फोर्स है, हमें इनका बहुत एहतराम है। ये हमारे इस वक्त के हमारे पूरी कौम के मोहसिन है। अब अगली बात ये मोहसिन है या सियासत कर रहे हैं सर? इस पर ये क्लैरिफाई कर दें, ये मोहसिन है आजकल एहसान कर रहे हैं या सियासत कर रहे हैं और हुकूमत के कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सिंध हुकूमत के कहने पर? अच्छा, अभी वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो ये मेरे ख्याल में इमरान खान साहब भी सियासत कर रहे हैं क्या? जो इन्होंने ये बोला है कि 15 मई से 20 मई जो है वो क्या कहते हैं बहुत सीरियस मामला रहेगा, क्या वो भी सियासत के तौर पे उन्होंने जुमला कहा है इमरान खान साहब ने? डॉक्टर साहब को रिस्पॉन्ड करने दें। जी, हमने वही बात की है जो इमरान खान साहब ने। डॉक्टर साहब आपने बात कर ली? जी जी डॉक्टर साहब आपकी बात मैं माजरत चाहता हूं, मेरी बात सुने, मैं चाहता हूं कि आपकी बात में मुखिल हुआ, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं क्योंकि आपने मेरी अच्छा मुझे जवाब देने दें, मैं आपकी बात सुन डॉक्टर की रिस्पेक्ट। चलें वो समझ गए आपकी बात, अब जवाब देने दें। जी ठीक है। जी 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 मैं आपकी बात समझ रहा हूं। मैं कहने की बात ये कि जनाब असदुल्ला साहब कि डॉक्टर्स हमारी इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स हैं, उनकी राय का बड़ा एहतराम है और ये जो इख्तलाफी राय भी दे रहे हैं इसका भी एहतराम है, लेकिन समझाना ये है कि ये फैसले करती है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी NCC, जो जिसमें सेहत महकमा सेहत जो सेहत आमा है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो मरकजी उसमें किरदार होता है। हेल्थ स्पेशलिस्ट, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट और तमाम सूबों की नुमाइंदगी, पूरे अफवाज की नुमाइंदगी, पूरा मुल्क बैठ के फैसला करता है और वो कोई ऐसे फैसले नहीं है जिनको शायद ये सारी बातों का इल्म नहीं है, लिहाजा हमें उनका भी एहतराम है और जो ये थोड़ी सी डिसेंटिंग वॉइसेज आ रही है इनका भी एहतराम है और ये बिल्कुल हम सारे मिलके इस बीमारी को रोकना चाहते हैं। अब इख्तलाफ राय या फर्क किधर है? हम समझते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसके हम सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को ज्यादा अच्छा समझते हैं डॉक्टर साहिबान के मुकाबले में, डॉक्टर साहिबान की जो एडवाइस है वो हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं बीमारी को, लेकिन जो मुआशरे के जो रवैये हैं, जो लोगों का रहने सहने का अंदाज है, जो सोशो कल्चरल वैल्यूज है, जो इकोनॉमिक डीलिंग है, उनको हम बेहतर समझते हैं। हम समझते हैं इनका भी मकसद है बीमारी को रोकना, हमारा भी मकसद है बीमारी को रोकना। क्या कंप्लीट लॉकडाउन करके, कर्फ्यू लगा के, लोगों को घरों में बंद करके बीमारी रुक सकती है? हम समझ रहे नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन ये बताएं ना बासित साहब, अगर WHO की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई तक ये 2 लाख बंदे हो गए, तो अब मुझे बताइए आप स्मार्ट को तो जिक्र भी नहीं कर पाएंगे, फिर वो कैसा लॉकडाउन होगा जिसको आप तस्वुर भी नहीं कर सकते शायद इस वक्त, वो उस वक्त फिर क्या होगा सर? सोशो इकोनॉमिक अगर मेरी बात सुनेंगे तो मैं जी सर मैं इधर ही आ रहा हूं, इधर ही आ रहा हूं। जहां जहां सोशल गैदरिंग है, चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे वो होटल्स हैं, वो रेस्टोरेंट्स हैं, वो शादी हॉल्स हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो रेल है और कोई गैदरिंग है, ऑफिसेज हैं, सबको बंद किया हुआ है। मार्केट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, ये सब मेरे भाई लॉकडाउन है। अब अगर हम लोगों को 20-22 करोड़ लोगों को बंद कर देंगे तो जो बड़े बड़े घरों वाले हैं, जो आसूदा लोग हैं, वो तो क्वारंटीन हो सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी क्वारंटीन नहीं हो सकता। लिहाजा हम समझते हैं कि बड़ी इज्तिमाई जगह भी बंद करेंगे और साथ साथ स्मार्ट लॉकडाउन है। जहां जहां बीमारी होगी वहां उस एरिया को, उस गांव को, उस मोहल्ले को, उस ब्लॉक कोड को, उस देहात को बंद करके लोगों को क्वारंटीन करेंगे, उनको खुराक देंगे, उनको खाना देंगे, उनको सहूलत देंगे, वरना पूरे 22 करोड़ को हम रोकने की जी स्मार्ट लॉकडाउन होगा, पूरे 22 करोड़ को बंद करेंगे। हम समझते हैं बीमारी नहीं रुकेगी। अगर ये होता तो सिंध में कामयाब होता तो असदुल्ला आज सिंध के केसेस बाकी सूबे के मुकाबले में कम होते, लेकिन आप आबादी निकालें, उसकी परसेंटेज निकालें, तमाम सूबों में ये बराबरी से बढ़ा है। लिहाजा उस लॉकडाउन का शायद फायदा नहीं है, हम स्मार्ट लॉकडाउन से इसका फायदा उठाएंगे। इरशाद साहब, मुकम्मल लॉकडाउन के हक में हैं आप या स्मार्ट लॉकडाउन के हक में हैं? देखिए, मैं तो डे वन से ये कह रहा हूँ कि ये तो मुमकिन ही नहीं है कि आप 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने तक आवाम को घरों में बंद रख सकें। ये मुमकिन नहीं है, ये हो भी नहीं सकता, कहीं भी मुमकिन नहीं है। हमारे यहाँ तो वैसे भी हालात इस तरह के नहीं हैं। असल में कबाहत जो पैदा हो रही है वो इस चीज़ को है कि हमने कोरोना के मुकाबले में भूख को ला खड़ा किया है और ये समझ लिया है कि अगर कोरोना को रोकने के लिए हमने कोई पाबंदियां लगाई तो उसके नतीजे में लोग भूख से मरना शुरू हो जाएंगे। ये मिसकंसेप्शन है जिसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। देखिए, लॉकडाउन है भी, आपने जो एक शोबे जो हैं वो 1 महीना तो से ज़्यादा हो गया है ना, 1 महीने से ज़्यादा आपने बंद कर दिया, शॉपिंग सेंटर्स बंद है, कारोबार बंद कर दिया आपने। उसके नतीजे में हुकूमत के रेवेन्यू कम हो गए, हुकूमत के महकमे कम हो गए, बंद हो गए, आपने तालीमी इदारे बंद कर दिए, ये सारा कुछ बंद कर दिया। लेकिन इस लॉकडाउन का जो फ़ायदा होना था वो नहीं उठाया।
वो ये था, मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि पहले 15 दिन में या उससे अगले 15 दिन में, ये पहले 15 दिन ना करते, अगले 15 दिन तैयारी के बाद करते और मुकम्मल लॉकडाउन करते और सिर्फ 15 दिन का ये तय कर लेते। और उसमें 2-3 काम करने के थे। नंबर 1 ये था कि आपने ये तय करना था उस दौरान में वो रैंडम टेस्टिंग के ज़रिए कि कौन कौन से क्लस्टर हैं, ये तय करना था कि कहाँ कहाँ पेशेंट ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, वहाँ ही सिर्फ लॉकडाउन रखा जाए, बाकी जगह पे ना रखा जाए, नंबर 1। दूसरे नंबर पे आपने ये करना था कि कौन से गरीब हैं, वो लोग हैं जो बेरोज़गार हो गए हैं, उनको आइडेंटिफाई करके आपने उनके घर में इमदाद पहुंचानी थी। और तीसरा ये था कि उस 15 दिन के दौरान आपने जो तिब्बी सहूलतों में कमी थी उसको पूरा करना था। आपने एट ए टाइम सारे महाज खोल लिए और अब आज हालत यह है कि बीमारी फैल चुकी है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब तक ये तादाद इसलिए कम है कि टेस्टिंग की जो सहूलत है वो कम है। जो टेस्ट होते जा रहे हैं, एक एक घर से 10-10 मरीज, 9 मरीज, 8 मरीज निकल रहे हैं। तो इसकी वजह से अब ये लॉकडाउन आप बढ़ाते भी चले जा रहे हैं। कुछ शोबे मुस्तकिल तौर पर नुकसान में जा रहे हैं, कुछ शोबे फ़ायदा नहीं उठा रहे, कुछ को आप खोल रहे हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसकी वजह से माशरे के अंदर जो है एक पैदा हो रही है, कहना चाहिए एक अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो रही है, नाराज़गी पैदा हो रही है। और डॉक्टर साहबान के जो कंसर्न हैं उनको हमें गौर से देखना, उसके बारे में सोचना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता इनकी ज़िंदगी को देखें ना। अब ये अस्पताल में, जिस अस्पताल में जो डॉक्टर भी है, ओपीडी में है, किसी शोबे में है, उसको तो नहीं पता कि वो जिस मरीज़ को देख रहा है वो कोरोना पेशेंट है या नहीं है। अगर आपने पहले इब्तदा में ये काम कर लिया होता, आपको ये पता चल चुका होता कि जी कौन कौन सी, मसलन लाहौर जो है, अब ये तो तय हो गया है कि लाहौर एक क्लस्टर बन चुका है, लाहौर में बहुत ज़्यादा पेशेंट मौजूद हैं, तो कम से कम लाहौर में तो मुकम्मल लॉकडाउन करें। वो भी हम नहीं कह रहे। हमने 144 अरब का बेहतरीन फ़ैसला किया इमदाद पहुँचाने का, लेकिन इमदाद तो आपने पहुँचा दी, जो अवाम हैं वो भी पहुँचा रहे हैं, जो NGOs हैं वो भी पहुँचा रहे हैं। एक एक शख्स को, एक एक ख़ानदान को 3-3 जगह से, 4-4 जगह से पहुंच रही है। और जो सफ़ेद पोश हैं वो बेचारे महरूम हैं। लेकिन उस इमदाद के पहुंचाने के बाद फिर आप फ़िक्रमंद हैं कि जी अब हमने इनको भूखा भी, भाई जब जिन लोगों को 3-3 जगह से इमदाद मिल चुकी है, अब वो खुदा न खासा भूखा तो नहीं मरेंगे। फिर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह जो रिज़्क़ का ज़िम्मा है वो कुरान मजीद के मुताबिक वमा मिन दाबतन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया है। आप रिज़्क़ का ज़िम्मा ना लें, आप उनकी सेहत का ख्याल रखें, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें और ख़ास तौर पर जो डॉक्टर्स की एडवाइस है उसको माने। इससे ही आपको फ़ायदा पहुँचेगा। अगर ये तादाद बढ़ गई तो फिर ना रिज़्क़ वाला मामला रहेगा, ये भूख भी होगी और साथ खुदा ना खास्ता और साथ साथ ही बीमारी भी होगी, इसका मुकाबला मुश्किल हो जाए। डॉक्टर राना जवाद साहब, मुझे ये बताइए कि जो WHO ने खबरदार किया है कि अगर आप मुनासिब इक़दाम नहीं करेंगे तो जुलाई तक पाकिस्तान में 2 लाख कोरोना के मुतासिरीन हो सकते हैं। मुझे ये बताइए कि मुनासिब इक़दाम से क्या मुराद है, इसकी डेफिनेशन क्या है? यानी आप क्या करें तो मरीज़ों को बढ़ने से रोका जा सकता है, मुतासिरीन को, और क्या नहीं करेंगे आप तो ये तादाद जो है वो 2 लाख तक पहुँच जाएगी? वो क्या करना होगा हमें? जी बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जिस पे अभी तक हम वो उतना उस तरह अमल नहीं कर रहे, वो टेस्टिंग को ज़्यादा करना है, लोगों को ज़्यादा टेस्ट करना है। हम 8000 की डेली रीच वो लिमिट को टच करके पिछले 3-4 दिन से हम फिर कम हो गए हुए हैं, 5000-6000 पे आ रहे हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ये टेस्ट इंतहाई नाकाफी है। तो जब हमें पता ही नहीं है कि हमारा मसला कितना है तो हम जंग कैसे लड़ सकते हैं इस वायरस के खिलाफ? नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखिए कि इससे ना घबराइए। हमारे अब्बासी साहब कह रहे थे कि जी सिंध के केसेस ज्यादा हैं या इस रेस में ना पड़िए कि कौन ज्यादा केस रिपोर्ट कर रहा है। याद रखिए, जो भी हम इसकी टेस्टिंग बढ़ाएंगे हमारे पास हजारों की तादाद में केस आ सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस। कंपैरिजन आपको देता हूं, टर्की का जो नहीं घबराया और जिसने खूब टेस्टिंग कर रहा है उसके डेली 4000-3000 केसेस आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो इस बात से शर्मिंदा नहीं हुआ कि उसके केस रोजाना के 3000-4000 आ रहे हैं, उसने इसकी शरह अमवात को काबू रखा हुआ और इतना काबू रखा हुआ है कि जर्मनी से ज्यादा बेहतर उसकी शरह अमवात है। और तो हमारे पास ये आगे ये मैं
वार्न करना चाहता हूं या खबरदार करना चाहता हूं कि बराए करम इस रेस में ना पड़िए कि लाहौर के केस आज ज्यादा हो गए और कराची के केस आज ज्यादा हो गए। जो ज्यादा टेस्टिंग अच्छे तरीके से करेगा, जो फैलाएगा, उसके केसेस ज्यादा आएंगे। तो ये बुरी बात नहीं, ये अच्छी बात है कि हमारी रिपोर्टिंग बेहतर हो रही है। तीसरे, इसका मुकाबला हम उस वक्त तक नहीं कर सकते जब पूरा मुल्क इकट्ठा होकर ना लड़े। इसमें सियासी, मजहबी और ये जो डिवीजन्स मैं देख रहा हूं, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। मैं इसकी बैकग्राउंड में नहीं जाता, लेकिन आपको अंदाजा होना चाहिए कि आप इस वक्त तीसरी जंग अजीम में गुजर रहे हैं। आपका फर्क सिर्फ यह है कि इस दफा दुनिया की लड़ाई किसी जर्मनी या जापान के साथ नहीं है, एक ऐसे वायरस के साथ है जिसने 3 माह के अंदर तकरीबन 2 लाख लोगों को मार चुका है, और ये अंडर एस्टिमेशन है। तो बराए करम, और चौथा जो डॉक्टर्स का कंसर्न है, मैं उनके साथ फुल खड़ा हूं। देखिए, हमें इकोनॉमी को भी सांस लेने का मौका देना है, इसमें कोई शक नहीं। गरीब आदमी को रोटी मिलनी चाहिए, उसके लिए ब्रीथिंग स्पेसेस आप निकालिए, लेकिन उसके साथ गैर जो आपके इज्तिमात हैं वो ना होने दीजिए। अगर दुकान भी खुलनी है तो उधर भी आप लिमिट रखिए, 1 या 2 बंदे। इबादत गाह है तो उधर भी बहुत सख्ती के साथ लिमिट रखिए। किसी भी जगह पे अगर लोगों का इज्तिमा ज्यादा होगा, वो मार्केट हो या वो कोई इबादत गाह हो, वहां पे ये वायरस फैलने का खतरा ज्यादा है। तो ये चंद एक पहलू मेरी तरफ से। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डॉक्टर साहब मैं आप ही से जानना चाहूँगा एक ब्रेक लेने के बाद, और वो ये है कि मुख्तलिफ लोगों में अलामात मुख्तलिफ सामने आती हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें बुखार हुआ, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं हुआ। अभी अभी फैसल ईदी साहब को मैं सुन रहा था 2-3 दिन पहले, तो वो कह रहे थे कि मुझे दस्त की शिकायत भी हुई। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जिनको कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती, वो एहतियातन, जैसे एक MPA साहब हैं सिंध में, उनको वो कह रहे हैं कि मुझे कोई अलामत ज़ाहिर नहीं हुई, मैंने तो बस एहतियातन जाके टेस्ट करवाया, वो पॉजिटिव हो गए। तो ऐसे में हम अभी तक तो ये सुनते आ रहे थे कि सिर्फ उन लोगों को टेस्ट कराना चाहिए जो मुश्तबा हैं या जिनमें अलामात जाहिर हो रही हैं। तो ऐसे में क्या सब लोगों को टेस्ट के लिए जाना चाहिए? एक मुख्तसर मैं ब्रेक ले लेता हूँ, आपसे सवाल रखूंगा, और फिर मैं ये रोज़े के हवाले से ज़रूर सवाल करना चाहूँगा कि रोज़ा और COVID-19 ये इस वायरस का आपस में क्या ताल्लुक है। एक मुख्तसर ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुश आमदीद डॉक्टर कैसर साहब। मैं अब जो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ ये बतौर PMA रिप्रेजेंटेटिव के नहीं पूछ रहा, मैं आपसे बतौर डॉक्टर ये सवाल पूछ रहा हूँ। ये रोज़ा रखने से जो इम्यूनिटी है वो कम होती है, वो ज़्यादा होती है इस वायरस के ख़िलाफ़ लड़ने में? तो क्या रोज़ा रखने से खौफज़दा तो नहीं होना चाहिए लोगों को कि वायरस ज़्यादा अटैक ना कर जाए? इनका क्या रिलेशनशिप आपस में? जी देखिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से लोग पहले रोज़ा रखते थे वो रोज़ा रख सकते हैं। इसमें सिर्फ ख्याल करना ये है कि जो लोग बीमार हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको कैंसर है या कोई और ऐसी बीमारी जिगर की है, गुर्दे की है, वो अपने कंसर्न डॉक्टर से मशवरा करके ही रोज़ा रखें। जो लोग नॉर्मल हैं, सेहतमंद हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल रोज़ा रखें और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ वही जो बॉटम लाइन है वो है कि आपने बाहर नहीं जाना है, आप अपनी इबादत घर पे ही करें। अगर हो सके कि ये पूरा पाकिस्तान जो घर है वो मस्जिद में तब्दील हो जाए, तमाम घर के अफराद जो है वो बाजमात नमाज भी करें। अगर उनके पास लोग ज़्यादा हैं, फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो वहाँ घर पे एक कमरे पे मस्जिद बना लें, वहाँ नमाज़ पढ़ें घर पे मिलके। लेकिन वहाँ पर भी डिस्टेंस ज़रूर रखें कि 1 मीटर का फासला ज़रूर रखें। तो जो कोविड-19 की जो हम प्रिकॉशनरी मेजर्स बता रहे हैं वो ज़रूर अडॉप्ट करें। अगर किसी शख्स को कोई आजकल हमारे यहाँ सीजनल प्रॉब्लम भी है, फ्लू भी है, इन्फ्लुएंजा वायरस भी है, अगर वो छोटी मोटी चीज़ें हैं भी तो आप फिर एहतियात कर लीजिए, डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कीजिए। अगर आप समझते हैं कि आप थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रहे तो डॉक्टर से मशवरा करके रोज़ा रखें। लेकिन आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का जो सिस्टम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसी चीज़ों का ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जिसमें आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ जाए। रात की नींद ज़रूर पूरी करें। ये नहीं है कि अफ्तार और सहरी और तरावी के बाद आप पूरी रात जागते रहें और सहरी के बाद आप सोएं। ये जो है सिस्टम गलत है। देखिए, ये कोविड-19 जो आया है पूरी दुनिया में, ये पूरा सिस्टम चेंज हो
होगा। आपको जो हम कहते हैं और जो कुदरत कहती है कि रात अल्लाह ताला ने सोने के लिए बनाया गया है, वो सोने के लिए होना चाहिए। सुबह के वक्त उठ के आप अपने जो कारोबार है, जिस तरह से काम करते हैं, घर से बैठ के आप काम करें, अपने आप को मशगूल करें, अपनी इबादतों में मशगूल करें, अपने एकेडमिक कामों में मशगूल करें। हर आदमी अपने खास मरीजों को अपने आप को मशगूल करें। रोज़ा रखने से पहले डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। बाकी रूटीन में बाकी सब लोग रोज़ा रख सकते हैं और उससे कुव्वत मुदाफ़त पे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सदाकत अब्बासी साहब, एक चीज़ मुझे बताइए, अभी आप ये कह रहे थे कि सिंध में नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। डॉक्टर राना जवाद साहब की आपने बात सुनी, उन्होंने कहा अगर मिसाल के तौर पर अगर कहीं पर एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ तो उसकी वजह ये हो सकती है कि वहाँ पर एक भी टेस्ट नहीं हुआ। तो जब आप टेस्ट के नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाएंगे तो वहाँ पर केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो सकते हैं। तो ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। इसका मतलब ये तो एक एफिशिएंसी है हुकूमत की कि उसने ज़्यादा लोगों को नंबर ऑफ टेस्ट ज़्यादा किए हैं। तो इस बुनियाद पर तो आप नहीं जान सकते कि किस हुकूमत ने क्या कारकर्दगी दिखाई है। नहीं असदुल्ला, मेरा ख्याल है मेरी बात समझने में थोड़ी सी कोई कमी आ गई या मैं सही समझा नहीं सका। मैंने ये कहा था कि चारों सूबों में से सिंध ने बहुत ज्यादा सख्त लॉकडाउन किया था, लेकिन जो आपके जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उनकी प्रोपोर्शन वही है जो पूरे पाकिस्तान की सिंध की प्रोपोर्शन है। मैंने हरगिज नहीं कहा कि सिंध में ज्यादा है और पंजाब में कम है। मैं कहना चाहता कि ये लॉकडाउन और नो लॉकडाउन ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमने एहतियात करनी है या लॉकडाउन करना है। तो मैं उस बारे में बात करता, मैंने हरगिज ये सुबाई बात नहीं की। बात समझने की ये है कि क्या लॉकडाउन से परहेज हो रही है। हम कह रहे हैं लॉकडाउन से शायद जो आप लॉकडाउन चाहते हैं उससे एहतियात ना हो, लिहाजा स्मार्ट लॉकडाउन करें और बड़ी जगहें या जहां जहां से ये चीज फैलने का खतरा है उसको रोकें। अदरवाइज अगर आप घरों के बंद करने की बात है तो असदुल्ला ये खुशहाल लोगों के लिए है। जो लोग एक घर में 6-6, 8-8, 3-3 मरले के घर में रह रहे हैं, वहां वो एहतियाती तदाबीर नहीं हो सकती। लिहाजा लोगों को हम मैक्सिमम एजुकेट करें कि इस बीमारी के साथ हमने किस तरह डील करना है और किस तरह जिंदा रहना है। साथ ये कह देना कि लोग नहीं मरेंगे अगर आपके 4 करोड़ से ज्यादा लोग वो हैं जो शायद एक दिन का जिनका खाना ना हो तो शायद वो अमवात हो सकती हैं। 9 करोड़ लोग वो हैं जो 2 डेज और डॉलर से कम पे है। मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं एक जुमले में सर, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं क्योंकि सदाकत भाई अच्छे आदमी है, मैं इनको सुनता भी रहता हूं और इन्होंने डॉक्टर्स की रेस्पेक्ट की शुरू में बहुत अच्छी मुझे खुशी हुई। मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इनके जरिए तमाम आपके ओहदेदारान से मैं रिक्वेस्ट करता हूं सदाकत भाई के जरिए कि खुदारा ये जो आप अभी बात कर रहे हैं, मैं प्रोफेशनल आदमी, मुझे नहीं मालूम कि किस तरह लॉकडाउन क्या करना है। हम चाहते हैं कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन ये तमाम बातें सदाकत भाई अगर एक कमरे में बैठ के बजाय टेलीविजन से आपके पास अपने, लेकिन डॉक्टर राना जवाद साहब मुझे मुख्तसरन यूनिफॉर्म तरीके से अगर आप एक पॉलिसी लाई जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लोगों में मुख्तलिफ तरह की अलामात सामने आ रही हैं। किसी को बुखार होता है, किसी को जुकाम होता है, किसी को खांसी होती है, किसी को कुछ भी नहीं होता लेकिन वो पॉजिटिव आ रहा है। तो इससे तो सेहतमंद अफराद भी कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे, जैसे मैंने कुछ लोगों की मिसालें दी ब्रेक पर जाने से पहले। जी हाँ, बिल्कुल आपकी इस बात सही है और एक्चुअली 30% तक ऐसे मरीज हैं रिपोर्ट हो रहे हैं जिनके अंदर कोई भी अलामात नहीं होते, वो बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं। अब प्रॉब्लम आपका जो आपने ब्रेक जाने से पहले जो सवाल किया था कि ऐसे लोगों को कैसे ढूंढा जाए, और मैं सुन रहा हूं सूबों में और बाज़ और जगहों पे भी कि जी हमें रैंडम टेस्टिंग करनी चाहिए। देखिए, रैंडम टेस्टिंग का पूरी दुनिया में कोई फायदा नहीं होता और ये इस वजह से लोग करते हैं कि उनको इस शोबे का पता नहीं है। इसके लिए टेस्टिंग आपने बढ़ानी है, लेकिन हाई रिस्क ग्रुप की बढ़ानी है। आप तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज, जो आपका हॉस्पिटल के स्टाफ है जो हाई रिस्क है, उसकी टेस्टिंग कीजिए। उसके बाद जो ऐसे लोग हैं जो आपके पुलिस के लोग हैं जो गार्ड मजबूरी में घर से निकल रहे हैं, कारोबार काम के लिए, नौकरी के लिए निकल रहे हैं। और तीसरे वो कारोबार वाले लोग जो दुकानदार हैं जो डेली जहां पे लोग आ रहे हैं, तो ये आप स्टेप वाइज करेंगे तो आप क्लस्टर ढूंढ सकेंगे। अदरवाइज 2 करोड़ का मुल्क है, अगर आप 20 करोड़ का मुल्क है, इसको तो टेस्ट करते करते कई साल हो जाएंगे, उस वक्त तक दोबारा इन्फेक्शन दूसरा कोई वेव शुरू हो जाएगा, वो सही नहीं है। तो मेरा यही है कि आप टेस्टिंग बढ़ाएं। टेस्टिंग हमारी बहुत कम है, हम जो मर्जी इधर की उधर की बातें करें, टेस्टिंग अगर 5000 6000 पाकिस्तान जैसे मुल्क में हो रही है, बहुत कम है। इसको हमें गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि इसको हम 20,000 डेली पे लेके जाएंगे। मैं चाहूंगा कि इवन जो कि वो भी कम है, शायद 40,000 पे ले जाइए। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन उसके साथ फिर यही है, एक दूसरे के साथ मुकाबला ना कीजिएगा। जब केसेस आए, किसी शहर में ज्यादा आएंगे, किसी में कम आएंगे, ये 30,000 तक हो जाएगी। वैसे असदुल्ला, मई के स्टार्ट में ये 30,000 हो जाएगी,
अभी भी अगर इंडिया से कंपैरिजन करें तो हमारा इंडिया का 160 पर मिलियन है और हमारा 300 है, लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई अपने आप को मुश्तबा समझता है और जाके वो टेस्ट कराना चाहता है तो वहाँ पे ऐसी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं कि वो घबरा के वापस आ जाता है कि अगर कोई सही भी शख्स है तो उसको कोरोना ना हो जाए। शायद साहब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ और वो इन सब बातों से मुख्तलिफ है, वो ये है कि रमज़ान का आगाज़ हो गया। मैं देख रहा हूँ कि सोसाइटी में बहुत लोगों का मोराल डाउन है, क्योंकि बड़ी एक्साइटमेंट होती थी रमज़ान की, ईद की। लोग थोड़ा मोराल डाउन है कि ये किस तरह का रमज़ान हम गुजार रहे हैं, ये हम कैसे घरों में रहकर नमाज पढ़ेंगे, ये तो रमज़ान में तो बरकतें समेटने का महीना होता था, फिर क्या हमारी ईद भी ऐसी गुजरेगी? तो लोगों का मोराल बड़ा डाउन है। तो ये कैसे, ये शायद अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तहान होता है, कैसे इसको टैकल करें लोग अपने तौर पर? नहीं, देखिए, अगर तो है शोर शराबा करना, हल्ला गुल्ला करना, शो ऑफ करना, रियाकारी करना, तो वो तो वाकई मायूस कुन सूरत हाल है। अगर अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना है तो इससे तो बेहतरीन मौका हमें तो ज़िंदगी में एक 2005 में मिला था जब ज़ल्ज़ला आया था और लोगों ने अल्लाह की खुशनुदी के लिए लोगों की मदद की थी, फिर सैलाब की सूरत में। ऐसे मौके पर तो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के मौके बढ़ जाते हैं। 2-3 चीज़ें हैं जो रमज़ान शरीफ शुरू होने के बाद हमें हमारे सोचने की है। नंबर 1 तो ये है कि ये हमें रमज़ान शरीफ जो है हर इंसान को, हर मुसलमान को, हर कलमा गो को ये सिखाता है, कुव्वत बर्दाश्त बढ़ाता है कि आपके सामने पानी रखा हुआ है, आपके पास इख्तियार है, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन आप पानी नहीं पीते, किस लिए? अल्लाह की खुशनुदी के लिए। तो इसका मतलब है कि हम बाकी मामलात में भी अल्लाह की खुशनुदी के लिए, खल्क़ खुदा की खुशनुदी के लिए अपने ऊपर पाबंदियाँ आयद कर सकते हैं। घर से निकलने में जो हमें एक खामखा की ख्वाहिश होती है कि निकलना चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने ख़ानदान को बचाने के लिए और लोगों को बचाने के लिए हमें घर से नहीं निकलना चाहिए। ये रमज़ान शरीफ का सबक है। दूसरा ये है कि हम रमज़ान शरीफ जब आता है, कुर्बानी है, आप दूसरे लोगों को बचा रहे हैं, खुद को घर में महफूज रखते हैं। कोरोना ने ये सिखाया है कि ये जो हमारा एक लिविंग स्टाइल बन गया था, एक कंज्यूमरिज्म आ गया था कि जी हर महीने हमने कपड़े ज़रूर लेने हैं, हमने घड़ी का मॉडल ज़रूर तब्दील करना है, मोबाइल का मॉडल तब्दील करना है, फ़लाँ चीज़ लेनी है, फ़लाँ चीज़ लेनी है। अब मौका आ गया है कि हम अपनी जो ख्वाहिशात हैं उन पर काबू पाकर सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए लोगों की ख्वाहिशात, लोगों की बस अपना लाइफस्टाइल तब्दील करने की ज़रूरत है और कुछ समझाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आप सबको रमज़ान मुबारक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।